हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सागर समर क्लासेस। आज हम आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इसमें हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ द ओवर कैपिटलाइजेशन एंड व्हाट इज़ द अंडर कैपिटलाइजेशन। दोनों ही टर्म्स काफ़ी आपके इम्पोर्टेंट हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, और दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। एग्जाम्स में काफ़ी बार इन टर्म्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन से। इनका मीनिंग क्या है, कॉजेज क्या है, इफेक्ट्स क्या होता है, रेमेडीज क्या है। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके लिए, जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट, के सेट, वेस्ट बंगाल सेट या जेके सेट या किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारा ये बैच द्रोणा बैच लॉन्च हो गया है। ये आपको अचीवर्स अड्डा ऐप पे मिलेगा। कोई भी डाउट है आपको इसके रिगार्डिंग तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको प्रॉपर पूरा जो कोर्स है, चाहे यूजीसी नेट का हो, आप देख सकते हो क्या क्या बेनिफिट्स हैं। लाइव क्लासेस रिकॉर्डिंग, वेल प्रिपेयर पीडीएफ मटेरियल, पीवाईक्यूज क्लासेस हैं, सब टॉपिक वाइज हैं, एनटीए बेस्ड जो भी आपके पीवाईक्यूज हैं, सीवीटी हैं, कंप्यूटर बेस्ड, सब आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। तो अगर आपको पेपर 1 प्लस कॉमर्स का लेना है तो ये उसका प्राइस है, और ओनली फॉर वन पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स के लिए लेना है तो ये प्राइस रहेगा। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओवर कैपिटलाइजेशन बेसिकली क्या है? एक कंपनी को हम तब ओवर कैपिटलाइज बोलते हैं जब उसकी अर्निंग आर नॉट लार्ज एनफ to yield a fair rate of return on the amount of stock and bond that have been issued। अगर सिंपल टर्म्स में हम समझाने की कोशिश करें, when the amount of securities outstanding exceeds the current value of assets, जब फर्म्स की लाइबिलिटीज ज़्यादा है लेकिन करेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स जो है वो कम है, तो हम बोलेंगे कि फर्म आपकी कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड होती है। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? कैपिटलाइजेशन एक्सीड्स द रियल इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इट्स नेट एसेट्स। जो भी नेट एसेट्स की रियल इकोनॉमिक वैल्यू है उससे आपका कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है। सीधा सा लॉजिक है, आपकी शेयर कैपिटल ज़्यादा है और फिक्स एसेट्स आपके कम हैं, तो वो कंडीशन आपकी क्या होती है? ओवर कैपिटलाइजेशन की होती है। बिजनेस का जो भी है, मोर एसेट्स ज़्यादा होते हैं देन इट नीड्स, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स से लेस देन रियल वैल्यू ऑफ एसेट्स। और यहाँ पे फेयर रेट ऑफ रिटर्न कभी भी रियलाइज नहीं हो सकता है। काफ़ी सिंपल सा रीजन है, जब आपकी एसेट्स का जो अमाउंट है वो कम है और कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट कर रखी है वो ज़्यादा है, तो आप कभी भी फेयर रेट ऑफ रिटर्न रियलाइज नहीं कर सकते हो, तो वो ओवर कैपिटलाइज आपकी फर्म है। ऐसे ही यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स वो है, वो फॉल बिलो पार वैल्यू ओवर द लॉन्ग पीरियड, इसलिए हम इसको वाटर्ड वाटर्ड स्टॉक भी बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ओवर कैपिटलाइजेशन सिचुएशन है वो वाटर्ड स्टॉक होता है। यहाँ पे आपकी कैपिटल ज़्यादा है लेकिन आपका जो अमाउंट ऑफ एसेट्स हैं, आपका फेयर रेट ऑफ रिटर्न है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स हैं, ये सारी चीज़ें कम होती हैं देन द रियल वैल्यू। क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं कोई फर्म ओवर कैपिटलाइजेशन क्यों है, उसके क्या क्या रीजंस हैं? सबसे पहले तो आपने जो आपकी प्रोस्पेक्टिव इनकम है उसको ओवर एस्टिमेट कर लिया है। तो ओवर एस्टिमेट कर लिया है, उससे क्या होगा? आपने अपने फर्म में जो कैपिटल है उसको भी ज़्यादा रेज कर रखा है, तो उससे आपका ओवर कैपिटलाइज होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, आपका अंडर एस्टिमेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट को आपने अंडर एस्टिमेशन कर लिया है। आपको एक्चुअल में जो फर्म की कैपिटल चाहिए वो 10 लाख है, लेकिन आपने रेज कर लिया 12 लाख, तो आपने अंडर एस्टिमेशन कर लिया है कैपिटलाइजेशन रेट का। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्म ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी पीरियड, आपका जो फर्म का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो इन्फ्लेशनरी पीरियड था, तो उस समय प्राइसेस सब चीज़ों के ज़्यादा थे, तो आपने कैपिटल भी ज़्यादा रेज कर ली, तो वो भी एक रीज़न है। हाई प्रमोशन एक्सपेंसेज, आपके जो प्रमोशनल एक्सपेंसेज हैं, फर्म को इनकॉर्पोरेशन करने के एक्सपेंसेज हैं वो ज़्यादा हैं, तो वो भी ओवर कैपिटलाइजेशन का रीजन हो सकता है। और इनएडुकेट डेप्रिसिएशन, आपने जो फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाया वो एडुकेट नहीं है। आपकी डिविडेंड पॉलिसी काफ़ी लिबरल है। हाई बर्डन ऑफ टैक्स ड्यू टू इनएडिक्वेट पॉलिसीज और इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है, उसकी वजह से ओवर कैपिटलाइजेशन है। या आपका प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेसिव कंपटीशन है, तो आपने कंपटीशन को टैकल करने के लिए ज़्यादा कैपिटल रेज कर लिया है। या आपकी जो सर्कमस्टेंसेज है वो अनप्रेडिक्टिव है, या आपने कैसी बोरिंग कर रखी है, दैट इज योर अनरीन्यूमरेटिव बोरिंग। ओके, नाउ इफेक्ट क्या पड़ते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन के कंपनी पर, इन्वेस्टर्स पर, एज वेल एज सोसाइटी। तो कंपनी पे तो आपको देखने को मिलेंगे कि कंपनी के प्रॉफिट्स लो होंगे और कंपनी की लॉस ऑफ गुडविल देखने की मिलेगी, क्रेडिट वर्दीनेस, क्योंकि हो सकता है कंपनी ने लोन वगैरह से कैपिटल रेज की हो, तो कंपनी वहाँ इंटरेस्ट टाइमली पेमेंट नहीं कर पाएगी क्योंकि प्रॉफिट रिटर्न उसका कम है। डिफिकल्टी इन, अगर आपको फ्रेश फंड अरेंज करने हैं तो वहाँ आपको डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है। आपकी मैनेजरियल जो एफिशिएंसी है वो भी लो देखने को मिलेगी। लॉस ऑफ डिमांड एज वेल एज मार्केट, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टर्स पे उनकी जो अर्निंग है वो लो होगी, मार्केट प्राइस शेयर्स के कम होंगे,
और आपको अगर शेयर्स को रिडम्पशन करना है तो उसमें भी आपको आसानी डिफिकल्टी मिल आ सकती है और आपको लॉस भी हो सकता है जब फर्म का रीऑर्गेनाइजेशन होगा उस केस में। सोसाइटी पे प्राइसेस आपके इंक्रीज हो सकते हैं प्रोडक्ट के लिए, लो क्वालिटी प्रोडक्ट में देखने को मिल सकता है आपको, पॉसिबिलिटी ऑफ वेज कट एंड यहाँ पे पुअर लेबर मैनेजमेंट रिलेशन देखने को मिलेंगे। और डिफिकल्टी इन सर्विसिंग टू क्रेडिटर, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, आपको इंटरेस्ट का पेमेंट टाइमली नहीं मिलेगा अगर आप किसी फर्म के क्रेडिटर हैं जो कि ओवर कैपिटलाइज्ड है। नाउ आप ओवर कैपिटलाइजेशन को कैसे सुधार सकते हैं एक फर्म के, क्या क्या रेमेडीज हैं उसके लिए? आप रीऑर्गेनाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो, आपने पढ़ा भी है। इसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है जिसमें फर्म अपनी कैपिटल को रेड्यूस कर सकती है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर सकते हो आप, प्रोडक्ट को इनोवेट कर सकते हो या डाइवर्सिफाई कर सकते हो किसी नए एरिया में, आप कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो, डेट कन्वर्जन और डेट का रिडम्पशन कर सकते हो, आप लोन रीपेमेंट एंड सेटलमेंट कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर सकते हो और पार वैल्यू ऑफ शेयर्स को डिक्रीज कर सकते हो और शेयर्स को कंसोलिडेट कर सकते हो। कंसोलिडेशन मतलब किसी के पास 100 शेयर्स हैं तो उससे आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, मान लो किसी कोई 100 शेयर्स हैं किसी के पास 200 हैं, तो इनको आपस में कंसोलिडेट करके 300 का एक सेट बना दो, ये दैट इज योर कंसोलिडेशन। शेयर्स को बाई बैक कर सकते हो या आप अपनी मैनेजर एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो। अब हम बात करेंगे अंडर कैपिटलाइजेशन की। तो अंडर कैपिटलाइजेशन when the rate of profit is exceptionally high in relation to the return enjoyed by similar situated enterprise in the same industry. Assets may be worth more than the value reflected in the book. जहाँ पर कंपनी की जो रियल एसेट्स की वैल्यू है वो ज़्यादा है जितना कि बुक्स में शो हो रहा है, वो अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन है। यहाँ पे फर्म का जो एक्चुअल कैपिटलाइजेशन है वो लेस होता है देन द फेयर कैपिटलाइजेशन। बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स है वो ज़्यादा होगी, जस्ट आपके सारे डिफरेंसेस इसका जस्ट आपके अपोजिट होंगे जो कि ओवर कैपिटलाइजेशन में था। फर्म का रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होता है देन द फेयर रेट ऑफ रिटर्न और मार्केट वैल्यू जो शेयर्स की है वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होती है देन द पार वैल्यू। कॉजेज क्या हो सकते हैं? आपने अपनी प्रोस्पेक्टिव इनकम को अंडर एस्टिमेट कर लिया है, कैपिटलाइजेशन रेट को ओवर एस्टिमेट कर लिया है और आपने जो फर्म का एस्टेब्लिशमेंट किया है वो डिफ्लेशनरी या रिसेशनरी पीरियड के दौरान किया था और आपकी डिविडेंड पॉलिसी कंजर्वेटिव है। आप डिजायर टू कंट्रोल एंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को प्रमोट करते हो, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी हाई है, इनोवेशंस भी हाई हैं आपके यहाँ और आपकी कंपनी की इमेज अच्छी है, गुडविल एंड क्रेडिटनेस भी अच्छी है। तो ये रीजंस होते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन के। इफेक्ट क्या क्या होता है कंपनी पर? आपको पता है कि हाई डिमांड देखने को मिलेगी, मार्केट कवरेज भी अच्छा रहता है, कंपनी की गुडविल ज़्यादा रहेगी, ईज इन अरेंजिंग द फ्रेश फंड्स, हाई बर्डन ऑफ टैक्स एज वेल एज गवर्नमेंट कंट्रोल एंड पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद द वर्कर्स हो सकता है यहाँ पे। इन्वेस्टर्स पे आप देखोगे तो यहाँ पे हाई अर्निंग्स आपको देखने को मिल सकती हैं क्योंकि फर्म का फेयर रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होता है, हाई मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स होते हैं, ईज इन द रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड कैपिटल एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। तो सोसाइटी पे आप देखोगे तो उनको प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे मिलेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, हाई डिमांड ऑफ वर्कर्स होंगी, पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल अनरेस्ट हो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हो सकता है और अपोजिशन बाई सोशल रिफॉर्म्स एंड एज वेल एज गवर्नमेंट। क्या क्या रेमेडीज हैं अंडर कैपिटलाइजेशन को सुधारने के लिए? आप अपनी एसेट्स को रिवैल्यू कर लीजिए, शेयर्स को स्प्लिट अप कर दीजिए, किसी के पास 100 हैं तो उसको 10-10 वाले 10 पार्ट में आप स्प्लिट अप कर सकते हो, बोनस शेयर्स इश्यू कर सकते हो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और पार वैल्यू ऑफ शेयर्स को बढ़ा सकते हो और फ्रेश कैपिटल आप इश्यू कर सकते हो अगर ऐसा जस्टिफाइड है तो। थैंक यू, आशा करते हैं आपको दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।